हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और टेस्ट सीरीज को सीरियसली दे रहे होंगे। आज हम इंडियन पॉलिटी की थर्ड टेस्ट पे आते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपाइंड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दिए गए सुप्रीम कोर्ट केसेस में कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पहला, द फेमस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। दूसरा, वेरी वेरी यूनियन। तीसरा, एलआईसी ऑफ इंडिया। या चौथा, मिनर्वा मिल्स केस। तो सही जवाब है वेरी वेरी यूनियन केस। वेरी वेरी यूनियन केस में, जो कि 1960 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल भले ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लेकिन फिर भी प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है प्रियम्बल के रिगार्डिंग। It was enacted by the Constituent Assembly, but after enactment of the rest of the Constitution, it is an integral part of the Constitution. It is justiciable. It is neither a source of power to the legislature nor a prohibition upon the powers of the legislature. यानी पहला ऑप्शन है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसे इनेक्ट किया था, लेकिन जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया था उसके बाद। दूसरा ऑप्शन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। तीसरा, ये जस्टिशिएबल है। चौथा, ना तो ये किसी पावर का सोर्स है लेजिस्लेचर के लिए, ना ही ये किसी तरह से लेजिस्लेचर के पावर को प्रोहिबिट करता है। यानी इन सारे में से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सही जवाब है इट इज जस्टिशिएबल। यानी पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट किया गया था, उसके बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट करने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने प्रीएम्बल को एनेक्ट किया था, और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इंटीग्रल पार्ट है। ना ये कोई किसी पावर का सोर्स है लेजिस्लेचर के लिए, ना ही किसी तरह से उसकी पावर्स को प्रोहिबिट करता है। यानी सही जवाब ये था कि ये जस्टिशिएबल नहीं है। इनकरेक्ट पूछा गया था, इसलिए आंसर सी सही है। और नॉन जस्टिशिएबल क्यों है? क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम। डेमोक्रेसी कौन से वर्ड से डिराइव किया गया? क्या वो लैटिन वर्ड्स थे, संस्कृत वर्ड्स थे, फ्रेंच थे, या ग्रीक वर्ड्स थे? सही जवाब है ग्रीक वर्ड्स। यानी वर्ड डेमोक्रेसी दो वर्ड से बना हुआ है। पहला डेमोस यानी लोग, और क्रेटोस मीन्स पावर। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यूनियन पावर्स कमेटी को किसने हेड किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जेबी कृपलानी? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने यूनियन पावर्स कमेटी को हेड किया था, जो कि एक मेजर कमेटी थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपने टास्क को आसान करने के लिए दो तरह की कमिटीज बनाई थी, मेजर और माइनर। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वीडियो बना था, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इस कमेटी का जिक्र किया है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। स्टीयरिंग कमेटी को किसने हेड किया था? चार ऑप्शन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी ये भी एक मेजर कमेटी थी, और इसे हेड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज सेटअप ऑन। ड्राफ्टिंग कमेटी जो गिवन डेट्स हैं उनमें से किस डेट को सेटअप किया गया था? 29 अगस्त को, 22 अगस्त को 1947, या 9 सितंबर, या 13 दिसंबर? सही जवाब है 29 अगस्त 1947 को। ऐसे क्वेश्चंस जनरली स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें डेट ऐसे डाटा या फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुआ था? 1947 में, अगस्त 29 को। अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन नहीं था दिए गए जो मेंबर्स हैं उनमें से? डॉक्टर के एम मुंशी, एस के दर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, या एन माधव राव? और सही जवाब है एस के दर। एस के दर या एस के धर, दोनों में से कोई भी टर्म कई बार यूज किया जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे, उसमें चेयरमैन थे डॉक्टर अम्बेडकर। बाकी मेंबर्स के नाम मैंने दिए यहाँ पे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, और टी कृष्णाचारी। इनमें से एस के धर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी मेंबर नहीं थे। हु रिप्लेस डीपी खैतान इन ड्राफ्टिंग कमेटी। इनमें से किसने रिप्लेस किया था टीपी खैतान को ड्राफ्टिंग कमेटी से? एस
वरदराचारी, टीटी कृष्णमाचारी, बीएन राव या एन माधव राव? सही जवाब है टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था टीपी खेतान को जब उनकी डेथ हो गई थी 1948 में। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, प्रोविजन रिगार्डिंग अथॉरिटेटिव टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन हिंदी लैंग्वेज वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो इंग्लिश में था और ऐसा कोई प्रोविजन बना नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब जो कि हिंदी लैंग्वेज में इस टेक्स्ट को बताता है कि ऐसा होना चाहिए। तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इस चीज को ऐड किया गया था। तो हमें बताना है कौन से अमेंडमेंट से 58th है, 88th है, 51st है या 42nd है जिससे इस प्रोविजन को जो कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिंदी लैंग्वेज में, वो ऐड किया गया था। तो सही जवाब है 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, उसमें इसको ऐड किया गया था जैसे कि मैंने आपको समझाया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, हु शैल कॉज टू बी पब्लिश द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन हिंदी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो प्रोविजन ऐड किया गया था कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हिंदी में भी होना चाहिए, वो कौन पब्लिश होने के लिए कॉज करेगा, यानी किसके पास ये पावर दी गई है? सही जवाब है प्रेसिडेंट। यानी इट इज द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड under his authority the translation of constitution in हिंदी लैंग्वेज एंड रिलेटेड एक्शंस। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में और उससे जुड़ी हुई चीजें, जैसे अगर कंफ्यूजन होती है कि तो इंग्लिश टेक्स्ट को माना जाएगा कि हिंदी टेक्स्ट को माना जाएगा, और ऐसे सारे प्रोविजंस के लिए एम्पावर किया है प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। तो ये थे इस टेस्ट के 10 सवाल। बाकी कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।